कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। नेहा और सपना प्रकाश के चंगुल में फंसे हैं और समीर लगातार मार खा रहा है। हाथ बंधे होने के कारण मजबूर है। नेहा और सपना बार बार उसे देख रहे हैं मार खाते हुए, साथ ही खुद को छुड़ाने का प्रयत्न कर रही हैं। समीर बार बार गिरता है और उठ खड़ा होता है। नेहा को याद आती है कि उस दिन जब समीर मोटा आदमी के चंगुल में था तो कैसे वो छूटा था। अब नेहा भी कोशिश करने लगी दांत काटने की, मगर नाकामयाब रहती है क्योंकि उसके गले के पास ही हाथ है जो मुंह में नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया और उसने प्रकाश को नाखून से चुटकी काटना शुरू कर दिया। पहले पहले प्रकाश को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन नेहा भी कम नहीं थी। उसने एक जोरदार चुटकी उसकी गर्दन पर काटी और खाल खींचने लगी। तब तक नहीं छोड़ा जब तक प्रकाश दर्द सहन कर पाया। अब प्रकाश को समझ नहीं आया करे तो क्या करे। उसने जल्दी से सपना को छोड़ दिया और दोनों हाथ से नेहा को पकड़ लिया। अब सपना किसी के चंगुल में नहीं थी और नेहा को प्रकाश ने पकड़ रखा था और लगातार थप्पड़ मार रहा था। सपना को कुछ हथियार भी नहीं मिला जिससे वो कुछ मदद करे और वो समीर को मार खाती देखकर भाग गई और समर और विवेक को पकड़ने लगी और समीर को बचाने की कोशिश करने लगी। बुज़दिल हो तुम, हाथ बांध कर मार रहे हो, कुछ तो शर्म करो, सपना चिल्लाई। उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और उससे बार बार खुद उठा रहे थे, खुद मारकर गिरा रहे थे। समीर इस हालत में भी नहीं रहा कि खुद उठ सके। और तू प्रकाश, औरत पर हाथ उठाते शर्म नहीं आई रही? कैसे कर लें हम तुमसे शादी, तुम कायरों से। एक तरफ ये दो महापुरुष जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मिलकर एक घायल आदमी को पीटे, और एक तू जो औरत को थप्पड़ मारकर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। सपना बोली, खोल दो भैया, थोड़ा हाथ खोलकर भी पीट लेते हैं, इसकी आत्मा को शांति के लिए। समर हंसते हुए विवेक से बोला। प्रकाश ने भी थप्पड़ मारना बंद कर दिया। इसे कहते हैं जब कोई हथियार ना मिले और आप लड़ ना सको तो जुबान ही लड़ा लो। सपना के कुछ शब्दों का कमाल था कि समीर के हाथ खोल दिए गए। अब समीर को हाथ खोलकर पीट रहे हैं, मगर समीर पहले इतना घायल था कि उसे उठने की भी ताकत नहीं थी। वो लगातार मार खा रहा था। सपना तुम भाग जाओ, सपना भाग जाओ, नेहा चिल्लाई। नेहा ने सोचा था एक ने मुझे पकड़ा है, एक सपना को पकड़ने भागेगा तो एक को समीर देख लेगा। मैं तुम लोगों को इस हालत में देखकर कैसे भाग सकती हूँ? सपना बोली। तुम भाग जाओ, मेरी बात मानो सपना, प्लीज़ भागो यहाँ से, नेहा फिर चिल्लाई। आपकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, मैं नहीं भाग सकती, मरेंगे तो हम तीनों। सपना बोली। हमें मरना नहीं है सपना, जीना है, और तुम भागकर हमें जीवन दान दे दो, नेहा बोली। सपना नहीं मानी और खाली पिस्तौल उठाया और जोर से प्रकाश के सिर पर मार दिया। ये सब सपना को अचानक किए जाने से प्रकाश कुछ समझ नहीं पाया और उसने दोनों हाथ से नेहा को छोड़ दिया और अपने सिर पर हाथ लगाया जहाँ चोट लगी थी। अब सपना और नेहा ने प्रकाश को पीटना शुरू कर दिया। विवेक और समर ने समीर को छोड़कर उन दोनों को पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगे। समीर लगभग बेहोश था। वो सपना और नेहा को उस गुफा समान बंगले से बाहर ले गए। बहुत छूटने की कोशिश की नेहा और सपना ने, मगर वो दोनों नाकामयाब रहे। बाहर जाते समय अपने बहुत सारे गुंडों को बेहोश देखकर समर बोला, मानना पड़ेगा विवेक भाई समीर को। अब मन्नू सी वीरता तो देखो, सारे चक्रव्यूह कितनी सफाई से तोड़कर आया है और यहाँ आ कैसे गया, जहाँ का एड्रेस हमारे ही सभी साथियों को नहीं पता। लेकिन लास्ट में अब मन्नू हार ही जाता है, शायद वो भूल गया था, तभी तो वीर गति को प्राप्त हो गया, हंसते हुए विवेक बोला। बाहर वो अपनी गाड़ी में सपना और नेहा को डालते हैं और विवेक और प्रकाश ने अपनी होने वाली बीवी को पकड़ रखा है। समर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन ये क्या, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। 2-3 बार बंद करके चालू किया मगर स्टार्ट नहीं हुआ। समर उतरा और चेक करता है गाड़ी, तभी उसकी नज़र पड़ती है गाड़ी के पीछे खड़े समीर पर, जो दरात के अंधेरे में खड़ा मंद मंद मुस्कान दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। समर ये नहीं समझ पाया कि जो लड़खड़ा के खड़ा नहीं उठ पा रहा था वो अपने 2 पैरों पर ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो और चेहरे पर घाव और नकली खून लगा हो। ज़्यादा कुछ सोचने का मौका समर को नहीं मिला और समीर ने अपना असली रूप उसके समक्ष प्रस्तुत किया।
पहले समर का गला पकड़ा, फिर उसके पेट पर 3-4 लगातार मुक्के मारे, फिर उसे हवा में उठाया और गाड़ी के बोनट पर ही पटक दिया। गाड़ी जोर से हिली। विवेक और प्रकाश ने एक साथ दरवाज़ा खोला और बाहर उतरकर समीर की तरफ लपके। विवेक ने समीर के मुंह की तरफ तेजी से हाथ उठाया। समीर ने उसके हाथ को हाथ से पकड़ा और प्रकाश को कस कर लात मारा और विवेक के हाथ को थोड़ी ताकत से पीछे हटाया और दूसरे हाथ से अपने खून से मिक्स हो चुके पसीने को पोंछा और ज़मीन की तरफ हाथ झटकते हुए अपने मुक्के को आकार दिया और विवेक के मुंह पर दे मारा और साथ के साथ उठने की कोशिश कर रहे समर पर लात जमाते हुए दौड़कर आ रहे प्रकाश को घूसा मारा और एकदम से पीछे को मुड़कर विवेक को अपने पंजे के बल अपने शिकंजे में ले लिया और साथ में ही उसके पेट में 2-3 घुटने से वार करते हुए उसे छोड़ दिया और बिना देखे पीछे की तेजी से हाथ घुमाया। शायद उसे महसूस हुआ था कि कोई पीछे से आ रहा है। समर के सिर पर उसकी बंद मुट्ठी का मजबूत वार हुआ। वो दोबारा उठ ना सका। अब प्रकाश वहाँ से भाग निकला और समर और विवेक धुलते रहे और जब उठ ना सके तो समीर धीरे से झुका और विवेक की अधखुली आंखों से आंखें लड़ाते हुए बोला, देख भाई, पुरानी कहावतें सुन लिया कर। दरअसल मैंने सुना था घायल सांप ज़्यादा खतरनाक होता है। तूने भी सुना होता तो मेरे हाथ नहीं खेलता। अब जब समीर ने जंग जीत ली थी तो वो उनकी गाड़ी से उतारकर दोनों को अपनी गाड़ी में बैठने को बोलता है और खुद विवेक की गाड़ी से पानी का बोतल निकालकर मुंह धोने लगता है। अंधेरा भी था। दोनों डरते हुए उतरते हैं और इधर उधर देखती हैं। उन्हें वहाँ समीर की गाड़ी नहीं दिखी। वहाँ सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, एक विवेक की जिसमें से उतरे थे और एक टूटी फूटी सी कार जिसके दरवाजे पिचके हुए थे और आगे एक हेडलाइट टूटी हुई। दोनों तरफ के दर्पण भी गायब थे। लेकिन आपकी गाड़ी है कहाँ? नेहा ने समीर से चिल्लाकर पूछा। समीर मुंह से सारा खून साफ कर रहा था तो उसने फिर ऐसे ही इशारा करते हुए कहा, वो तो खड़ी है। सपना ने ध्यान से नंबर प्लेट देखा तो हैरान रह गई। वो टूटी फूटी गाड़ी समीर की ही थी। इतनी हालत खराब कैसी हुई गाड़ी की? सपना ने पूछा। जब अपनी ही फिक्र करना छोड़ देते हैं तो ऐसी ही दुर्दशा होती है, समीर ने जवाब दिया। दरवाज़ा तो खोलो। दरवाजे पर जोर लगाते हुए इस साइड का दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही पिचका था। समीर से भी नहीं खुला तो उसने दोनों को एक ही तरफ से घुसने को कहा। खुद आगे बैठ गया। गाड़ी की यह हालात कैसे हो गई और तुम्हें कैसे पता चला यहाँ किडनैप करके लाए हैं? सपना ने पूछा। नेहा की वजह से हुआ है सब। आज तुम सही सलामत हो उसकी वजह नेहा है, समीर बोला। दरअसल जब तुम्हारा किडनैप हुआ था तब मैं, नीरज और विराज तुम्हें कहीं ढूंढ नहीं पा रहे थे तो मैंने नीरज से समीर का नंबर ले लिया था और पूछने के लिए फ़ोन किया। समीर ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी विवेक का फ़ोन आया और विराज से उन्होंने कहा कि नेहा को हमारे हवाले कर देना और सपना को ले जाना। मुझे पता था ऐसा ही होगा। दुश्मन से और कोई उम्मीद नहीं रख सकते थे कि वो मेरे जाने के बाद सपना को छोड़ देंगे। विराज विवेक से बात कर रहा था। मैंने समीर को मैसेज किया कि सपना की जान खतरे में है, उसे किडनैप कर लिया गया है और वो गुंडे जिनको आपने पीटा था उन्होंने किया है। मुझे उनके अड्डे पर ले जाया जा रहा है। प्लीज़ जल्दी बचा लेना। इतना लिखकर मैंने अपनी लाइव लोकेशन भेज दिया और फ़ोन जेब में छिपा लिया ताकि कोई मुझसे फ़ोन न छीन ले। उसके बाद थोड़ी देर में समीर का फ़ोन आ गया। हेलो, ये क्या बोल रहे हो आप? कौन हो? समीर बोला। मैं नेहा। उस दिन उन गुंडों से आपने मुझे बचाया था। नेहा बोली। सपना को क्यों किडनैप किया उन्होंने? उसकी दुश्मनी तुमसे थी, मुझसे थी। सपना से क्या दुश्मनी थी? समीर ने पूछा। दरअसल जिसको आपने पीटा था उन्हीं में से एक लड़का शादी के लिए सपना को देखने आया था। मैंने पहचान लिया है और विराज ने बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। अब वो पीछे पड़ गया सपना के। शादी होगी तो मुझसे वरना किसी से नहीं। नेहा बोली। तो तुम क्यों जा रहे हो? विराज और नीरज कहाँ हैं? समीर बोला। विवेक जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी उसी ने सपना को किडनैप कराया है और वो चाहता है कि नेहा को भेज दो, सपना को ले जाओ। सपना ने समीर को सारी बात बताई। सुनो तुम ध्यान से, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? विराज और नीरज को कुछ मत बताना। मुझे पूरा भरोसा है कि वो सपना को नहीं लाएंगे और आपको उठा लाएंगे। इसलिए उनके उठाने से पहले उनके पास जाकर उनका भरोसा जीत लेना। मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा, समीर बोला। मैंने समीर पर भरोसा कर लिया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। नेहा पूरी कहानी बताते हुए बोली। उसके बाद मैं भी गाड़ी को हद से ज़्यादा तेज़ चलाते हुए लोकेशन की तरफ भाग कर आया। तभी तो इतनी ठोक रखी।
बहुत जगह टकराई, लेकिन तब मुझे फिक्र नहीं थी इस गाड़ी की, तभी तो बोल रहा हूँ। जब अपनी फिक्र करना छोड़ देते हैं तो ऐसी ही दुर्दशा हो जाती है, समीर बोला। इतनी तेज़ क्यों चलाई? आपको कुछ हो जाता तो? सपना बोली। और आराम से चलाता तो आपको कुछ हो जाता। साथ में नेहा को भी, उसे भी मैंने भरोसा दिलाया था। और तो और विराज को टेंशन ना हो, उससे भी वादा कर लिया कि तुम अपनी बहन की शादी की तैयारी करो, मैं उसे लेकर आऊँगा। समीर बोला। वो सब छोड़ो, गाड़ी मेरे घर पर ले चलो, नज़दीक है यहाँ से, मैं विराज को बोल देती हूँ। वो भी परेशान होंगे सपना के लिए। रात के 12 बजने वाले हैं, सुबह से लापता थी सपना। मुझे घर ले चलो, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, सपना बोली। सपना का कहना मान लेना चाहिए, फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। नेहा, तुम मेरी बात कराओ विराज से, समीर बोला। अपने फ़ोन से करो, मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। वो मैंने धोखा जो दे दिया उसे, मतलब उसकी नज़रों में मैं तो विवेक से मिली हुई हूँ। नेहा बोली। उठाएगा, उसकी बहन की चिंता उसे फ़ोन उठाने को मजबूर कर देगी, समीर बोला। नेहा फ़ोन करती है और खुद बात ना करके समीर को फ़ोन पकड़ाती है। हेलो, विराज बोला। आपकी बहन को बचा लिया है, मेरे पास है। आप शादी के लिए तैयार रहना, मंडप सजा कर रखना, सब मुहूर्त से पहले आ जाएंगे होटल में। और हाँ, टेंशन मत लेना, आपकी नेहा को भी बचा लिया है, समीर ने कहा। नेहा की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे दूर ही रखना सपना को, ना जाने कितना रंग बदलेगी ये लड़की। मुझे बस मेरी सपना चाहिए, विराज बोला। समीर फ़ोन पर समझाने में समय बर्बाद ना करते हुए फ़ोन काट देता है और नेहा के घर पर जाकर अपनी गाड़ी रोकता है और उनको घर के दरवाजे तक छोड़कर वापस जाने लगता है। ध्यान रखना अपना, ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन कर देना, मैं सुबह यहीं मिलूँगा आपको, समीर बोला। तुम कहाँ चल दिए? रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम? ताला खोलते हुए नेहा बोली। अंकल आंटी घर पर नहीं है क्या? सपना ने पूछा। नहीं, मौसी के लड़की की शादी में गए हैं। मैं आपकी शादी के चक्कर में नहीं गई, विराज को भी तो बुलाया था, नेहा ने जवाब दिया। घर पर कोई नहीं है, ये अच्छा मौका है, समीर बोल पड़ा। क्या मौका? नेहा ने सवाल उठाया। गर्मा गर्म चाय पीने का, सुबह से नसीब नहीं हुई है, समीर ने जवाब दिया। तीनों हंस पड़े और अंदर गए। अब नेहा, सपना और समीर सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। इतना जोर से थप्पड़ मारकर भी कोई नाटक करता है क्या? सपना ने नेहा को उसकी थप्पड़ याद दिलाते हुए मजाक में कहा। उस थप्पड़ ने जान बचाई है सपना, वरना हम दोनों आज होते भी तो उस गुंडे की बीवी। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद गुंडे, लेकिन तेरा पता नहीं मुझे। खैर, तेरे तो पहले भी गुंडे से ही हुई थी, नेहा मजाक में बोली। नेहा ने मजाक तो किया, मगर समीर इस मजाक से हंसा नहीं। एकदम मायूस हो गया, जैसे उसे ये बात चुभ गई हो, और छत की तरफ जाते हुए बोला, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। क्या विश मांगोगे अपने लिए? अब तारे को गिरता देखकर, सपना बोली। गिरता तारा वापस जाकर जुड़ जाएगा। मैंने अपने लिए कुछ मांग लिया तो मैं तो दूसरे के लिए मांगता हूँ। समीर का जवाब सुनकर सपना चुप रह गई, लेकिन नेहा को बहुत हंसी आई, क्योंकि बात ही कुछ अजीब की थी। समीर ने, कोई तारा गिर जाएगा तो आकर सो जाना, वो कमरा खाली है, अपने पापा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा और सपना को अपने कमरे में ले गई। नेहा सोने गई तो सपना छत पर जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके हाथ पैर कंपन करने लगते हैं। सपना जब छत पर पहुंची तो उसकी रूह कांपने वाला दृश्य उसके सामने था। उसे घबराहट होने लगी। उसने देखा समीर ने अपनी कमीज उतार रखी है और पेट में लगे घाव को साफ कर रहा है। उसके बावजूद में लगे चाकू के निशान से भी लगातार खून बह रहा था, जिसे उसने एक साफ कपड़े से बांध दिया और जेब से रुमाल निकाली और पेट वाले घाव पर धीरे धीरे मसल रहा था। सपना दौड़कर नीचे गई और नेहा से पूछने लगी, कोई फास्ट एड बॉक्स है क्या? नेहा नींद में थी, उसने कुछ सुना नहीं तो खुद ही ढूंढने लगी। बॉक्स तो नहीं मिला। डेटॉल की एक शीशी थी और मंदिर से रुई लेकर वो छत पर गई। लाइए, इधर कीजिए, मैं कर देती हूँ, सपना बोली। सूरज ने धीरे से गर्दन उठाई और बोला, जी मैं खुद कर सकता हूँ, थैंक यू। आप जाइए, सो जाइए, कल शादी है आपकी, आपको उठना भी है जल्दी, समीर बोला। सपना ज़बरदस्ती उसके पास बैठ गई और रुई में डेटॉल लगाते हुए बोली, आपको भी तो उठना है, शादी में आओगे तो सही, बुलाया होता तो ज़रूर आता, समीर कराहते हुए बोला। उसे डेटॉल से जलन हो रही थी। दर्द हो रहा है? सपना ने पूछा। नहीं तो, गुदगुदी लग रही है, समीर बोला। बुलाया तो था आपको, फ़ोन किया था, आपने पी इतना रखी थी कि उस दिन सुबह दोबारा किया तो आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, सपना ने जवाब दिया। फ़ोन ख़राब हो गया था, समीर बोला। सपना रुई को डेटॉल से धोते हुए, ये हाथ वाला कपड़ा खोल दो, यहाँ भी लगा देती हूँ। नहीं, बस ठीक है, ये कपड़ा बांध दो इधर,
कपड़ा पकड़ाते हुए बोला। तो कल तुम शादी में नहीं आओगे? कितना बुरा लगेगा मुझे, सपना फिर से बोली। शादी में आकर मुझे बुरा लगेगा, समीर बोला। मतलब? मैं समझी नहीं, सपना ने कहा। सब लोग नाराज़ हैं मुझसे, विराज, आपके पापा, मम्मी, सभी। और उनके साथ जैसा बर्ताव किया है मैंने, मैं कैसे नज़र मिला सकता हूँ उनसे, समीर बोला। यही बात से तो वो भी परेशान होंगे। उन्होंने जैसा बर्ताव आपके साथ किया है वो खुद नज़र नहीं मिला पाएंगे। वैसे भी मैं उन्हें सब सच बता दूंगी, अब सपना बोली। समीर ने कमीज के एक बाजू में हाथ घुसाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें बताने की, एक बार शादी हो जाने तो फिर बता देना। समीर को मुश्किल हो रही थी दूसरे हाथ के बाजू में हाथ डालने में, क्योंकि इस हाथ में चोट लगी थी। मैं मदद करती हूँ, कहते हुए सपना ने समीर के हाथ की एक कलाई पकड़ी और बाजू को सीधा करते हुए हाथ को बाजू में घुसाया और धीरे से खींचते हुए पहना दिया और हाथ के बाजुओं के बटन लगाने लगी। मैं लगा लूँगा, आप रहने दीजिए, समीर ने कहा। लगा रही हूँ ना, आप अपने हाथ सीधे रखिए। और हाँ, कल सुबह पहले डॉक्टर के पास चलेंगे, घाव पक गया तो मुश्किल हो जाएगी, सपना बोली। और सपना एक एक करके कमीज के बाकी बटन लगाती है। हो गया तुम्हारा, ठीक है, अब जाओ और सो जाओ, जानबूझकर कड़े आवाज़ में बोलने की कोशिश में समीर ने कहा। एक बात पूछनी है आपसे, लेकिन वादा करो सच बोलोगे, सपना ने पूछा। वादा नहीं करता, लेकिन सच नहीं बोल पाया तो कुछ नहीं बोलूँगा, समीर ने फिर से नम्र होकर कहा। अगर कोई तारा गिरे तो तुम क्या मांगोगे, सपना ने पूछा। मैं वही जो हमेशा मांगता था, समीर कहते हुए सपना के आगे से थोड़ा दूर जाकर सपना की तरफ को पीट करके आसमान की तरफ देखने लगा। लेकिन आज लगता नहीं कोई तारा गिरेगा, समीर ने सपना के कुछ कहने से पहले दोबारा कहा। क्या मांगते थे, सपना ने सवाल किया। विश किसी को बताई नहीं जाती, वरना कबूल नहीं होती है, समीर ने कहा। आपको उम्मीद है क्या कि एक दिन ज़रूर कबूल होगी, कहते हुए सपना फिर समीर के सामने आ खड़ी हुई और समीर के दिल को टटोलने की कोशिश की। हाँ, मैंने उसको थोड़ी रिश्वत दी है, बाकियों के मन्नत से पहले मेरी मन्नत वाली फाइल खोले, समीर ने मजाक करते हुए कहा और हंसने लगा। तुम बहुत गंदे हो, बात घुमा देते हो हमेशा, सपना भी हंसते हुए उसके बाजू पर थपकी मारते हुए बोली। आउच, दुखा लो जितना दुखाना है, समीर बोला। ओ सॉरी, सपना ने कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारे चेहरे में बिल्कुल खुशी नहीं है। 6 महीने इंतज़ार के बाद वो घड़ी आई है जिसका तुम्हें इंतज़ार था, और तुम हो कि मुंह फुलाई बैठी हो। तुम्हारी शादी तो प्रकाश से हो ही जानी चाहिए थी। फिर हंसी का ठहाका लिया और सपना ने गुस्सा दिखाया और समीर को मारने दौड़ी। समीर भी उससे बचने की कोशिश करते हुए भागा। सपना ने समीर को पकड़ लिया और मजाक में मारते हुए बोली, उससे शादी से अच्छा मैं मर जाऊंगी। समीर ने उसके मुंह में उंगली रख दी। ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात होती है। वैसे इंतज़ार लंबा लगता है और जब ख़त्म हो जाए तो पता भी नहीं चलता वक्त कहाँ गुजर गया। देखो ना, हमारी शादी के बाद हमें 6 महीने कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला, सपना ने अपने हाथ से समीर की उंगली हटाते हुए कहा। याद है एक दिन तुम्हें ये 6 महीने 3 साल बराबर लग रहे थे, समीर बोला। हाँ, कहते हुए सपना पुराने ख्यालों में खो गई। क्या हुआ तुम्हें, मम्मी ने कुछ बोला, समीर ने पूछा। नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोली, सपना ने मुंह फुलाकर कहा। तो ये पूनम का चांद में आज ग्रहण क्यों लगा है, समीर ने कहा। देखो ना, बड़ी मुश्किल से 3 महीने गुजरे हैं, मुझे और 3 महीने इंतज़ार करना है तलाक होने का। मुझे तो ऐसा लग रहा है साल ही हो गया और 2 साल और इंतज़ार करना है, सपना दुखी स्वर में बोली। अरे ये कब गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम इंतज़ार करोगी तो लंबा ही लगेगा। इन 3 महीनों को एंजॉय करो जैसे मायके में किया करते थे, पता भी नहीं चलेगा कब गुजर गया, समीर बोला। कहाँ खो गई अब, समीर उसे हिलाते हुए बोला। कहीं नहीं, बस ऐसे ही, सपना बोली। देखो, गुजरे वक्त को भूल जाओ, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, समीर बोला। आपको क्या लगता है आप भूल जाओगे उस गुजरे वक्त को, सपना ने पूछा। समीर ने एक बार फिर सपना से नज़र चुराई और बोला, नहीं, लेकिन याद नहीं करूँगा बार बार, बस तभी याद करूँगा जब कभी हमारी मुलाकात हो। हाँ, ये भी है, मेरी शादी के बाद आपकी शादी में ही मुलाकात होगी। जल्दी करना और बुलाना ज़रूर, बुलाओगे ना, सपना बोली। अगर शादी की तो ज़रूर बुलाऊँगा, समीर बोला। शादी की तो मतलब शादी नहीं करोगे क्या, सपना ने पूछा। मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती कराई थी, वरना मैं कर ही कहाँ रहा था, लेकिन अब मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा, समीर बोला। शादी तो करनी ही है आपको, कल को आपको भी एक ख्याल रखने वाला चाहिए, सपना ने कंधे पे हाथ रखते हुए कहा।
मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप अपना ख्याल रखना, समीर बोला, जो कि सपना की तरफ पीट करके खड़ा हो गया, जो कि सपना को बुरा लगा। मेरा ख्याल रखने के लिए है ना नीरज, लेकिन जितना ख्याल आप रखते थे शायद वो नहीं रखे, मगर जिससे तुम्हारी शादी होगी बड़ी किस्मत वाली होगी, सपना बोली। समीर थोड़ी देर खामोश रहा और फिर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, अगर वो मेरे जितना ख्याल नहीं रख सकता तो क्या ज़रूरी है उससे शादी करना? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी, इसीलिए तुम्हें तलाक दिया। तुम नीरज से शादी के सपने बुनती थी और मैं तुम्हारे हर सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें तलाक दिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच नहीं सकता, ना ही शादी कर सकता हूँ। अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार है और मेरे दिल को सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। बाकी आपकी मर्जी, आपका फैसला, मगर नीरज का भी दिल मत तोड़ना, उसने भी तुम्हारा इंतज़ार किया है। दो दिल तुम्हें चाहते हैं, एक दिल तुमने चुनना है जिसमें तुम्हारी खुशी है। कहते हुए समीर ने पीछे मुड़कर देखा और जवाब की उम्मीद की, मगर सपना वहाँ से जा चुकी थी। वो तभी चली गई थी जब समीर ने उसकी तरफ पीठ कर दी थी। उसे बुरा लगा था कि यह मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। समीर को पता नहीं लगा कि वो कब गई। काश आज तुम मेरे दिल की बात सुन पाती, बड़ी मुश्किल से जुबां पर आई थी, समीर बोला। अब समीर भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरा और नेहा के पापा के कमरे में चला गया। नेहा के पापा के कमरे में बेड पर बैठ गया और फिर समय देखा, रात के 2 बजने वाले थे। फिर सोचते हुए सो गया, कल सपना को तैयार करवा के नेहा के साथ होटल तक छोड़ आऊँगा और अपनी गाड़ी भी सर्विस के लिए दे आऊँगा, और जब तक शादी होगी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। मगर इस टूटी फूटी गाड़ी में दुल्हन कैसी लगेगी? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी में नहीं, किसी और की गाड़ी किराए पर ले लूँगा। इधर किसकी गाड़ी मिलेगी मुझे? समीर सुबह सुबह बाहर से आवाज़ देता है, सपना तैयार हो गए क्या? जल्दी करो, देर हो रही है। सपना और नेहा ने ब्यूटी पार्लर की टीम को धन्यवाद देकर विदाई दी और बाहर आए तो देखा बाहर समीर एक बहुत से खूबसूरत फूलों से सजाए गाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी में चारों तरफ फूल ही फूल और शीशे में एक बड़ा सा दिल बना हुआ है जिस पर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा था, नीरज संग सपना। कितनी प्यारी जोड़ी है ना, नेहा ने पढ़ते हुए सपना को कहा। सपना दुल्हन के जोड़े में एक परी से कम नहीं थी। मुस्कुराते हुए बोली, हाँ गाड़ी कितनी अच्छी सजाई है, थैंक्स समीर। आज भी सज धज के ऐसे लग रहे हो कि मन कर रहा है वो तलाक के कागज़ फाड़ दूँ और तुम्हें भगा ले जाऊँ, समीर हंसते हुए बोला। सपना भी हंस पड़ी। अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं, समीर गाड़ी चलाता है। डॉक्टर के पास गए तुम? सपना ने पूछा। इतनी सुबह कहाँ खुली होगी क्लिनिक, समीर ने जवाब दिया। 8:30 बजे हैं, आपको सुबह लग रही है, सपना बोली। डॉक्टर के पास जा आते पहले। अब खाओ, सपना की डांट, नेहा बोली। अरे कुछ नहीं होता है, तुम विराज और नीरज से पूछो वहाँ तैयारी हो गई है, समीर ने कहा। तुम बार बार जानबूझकर मुझसे क्यों बोल रहे हो विराज को फ़ोन करने के लिए? मैं नहीं कर रही हूँ, तुम खुद करो। वैसे भी उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, वो तो तुमने जिद किया है कि मैं तभी जाऊँगा जब तुम जाओगी। तब आई मैं, नेहा गुस्से में बोली। समीर चलो ठीक है, मैं ही कह देता हूँ। अब तीनों होटल पहुँचे जहाँ उनके पहुँचते ही धूम मच गई, जबकि अभी तक सब शांत था। नेहा तुम सपना को ले जाओ, मैं यहीं हूँ, समीर बोला। सपना नहीं मानी और समीर को भी आने को कहा। जब समीर नहीं माना तो उसका हाथ पकड़ा और अंदर को आने लगी। अंदर खड़े लोग नीरज, विराज, सुरेश, उमा वगैरह कुछ ऐसा दृश्य देखकर हैरान रह गए जिसकी बेइज्जती करते करते, जिसको बुरा भला कहते कहते पिछले कुछ दिन सपना के गुजरे थे, आज वही सपना उसी समीर को हाथ पकड़कर अंदर ला रही थी। दोनों बड़े स्लो मोशन में चलते हुए अंदर आ रहे थे और नेहा भी उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। सपना ने समीर का हाथ कसकर पकड़ा था, जिसकी वजह से समीर की मजबूरी थी उसके कदम से कदम मिलाना, लेकिन मन ही मन समीर को आज जैसी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। अब वो भी चाहता था यह हाथ कभी ना छूटे, मगर किस्मत कब उसका साथ देती थी। नीरज आगे आया और सपना को प्यार से अपना हाथ पकड़ाया और सपना ने दूसरा हाथ आगे आते ही समीर का हाथ छोड़ दिया और कहा, पूरी शादी देख कर जाना। समीर की नाव को जैसे अचानक खुशियों के सागर में गम किनारा मिल गया हो, वो ठहर सा गया और जहाँ सपना ने हाथ छोड़ा वहीं रुक गया। नेहा ने समीर को धक्का देते हुए कहा, चलो आगे, रुक क्यों गए? इतने में विराज आया और नेहा को प्यार से हाथ पकड़ाया। सॉरी, तुम्हें समझने में देर हो गई मुझे, समीर ने सब बता दिया था। थैंक यू मेरी बहन को बचाने के लिए, विराज बोला। कोई बात नहीं, मेरी भी तो ननद है और मैं फौजी की होने वाली बीबी, हार कैसे मान लेती?
विवेक जैसे गुंडे से समीर का बिना नाम लिए सारा क्रेडिट ले लिया था नेहा ने। समीर से बिना कोई बात किए विराज नेहा को लेकर चला गया। अब समीर फिर अकेला हो गया था। किसी का साथ मिलते ही पुराने साथ को कैसे भुला देते हैं लोग। शादी की रस्में होने लगी और सभी लोग फूलों की बरसात करने लगे। पंडित जी भी मंत्रों का उच्च स्वर में गायन कर रहे हैं। सपना भी बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर समीर भी खुश था। अब फेरे हुए और फिर सिंदूर जितनी रस्में बढ़ती ही जा रही थी, समीर की सपना पराई होती जा रही थी। समीर हर पल यही सोचता जा रहा था, शायद अभी सपना उठेगी और कहेगी मैं समीर के बिना नहीं रह सकती। शायद कहेगी मुझे समीर से शादी करनी है। शायद 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 बहुत सारे शायद समीर के मन को कचोट रहे थे। समीर अपने ख्यालों में खोया रहा कि अचानक पंडित जी की आवाज़ आई। शादी संपन्न हुई। शादी का नया जोड़ा अब आशीर्वाद लेने झुका ही था कि समीर की नज़र प्रकाश पर पड़ी, जो रिश्तेदारों के बीच मुंह छिपाकर सपना की तरफ बंदूक तानते हुए गोली चलाने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही उसने घोड़ा दबाया, समीर दौड़कर सपना के आगे आ गया और समीर के सीने पर गोली जा लगी। हाल में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। समीर घुटने के बल अपने सीने पर हाथ रखते हुए बैठ गया। उसे सपना ने पकड़ लिया, लेकिन संभाल नहीं पाई। समीर गिर गया। विराज प्रकाश के पीछे दौड़ा। सपना समीर का सिर अपनी गोदी में रखते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा समीर, उठो प्लीज़, कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज़। सपना सपना सुनो, समीर बोला। बोलो समीर, सपना ने कहा। कुछ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेरा साथ, बस इतना ही था। समीर बोला। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, सपना बोली। नीरज का हाथ पकड़ते हुए समीर ने नीरज से कहा, वादा करो तुम इसे हमेशा खुश रखोगे। मैं वादा करता हूँ, इसके आँख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, नीरज बोला। तभी समीर ने सपना से आखिरी बार आंख मिलाई, जिनमें सपना के लिए ढेर सारा प्यार था। फिर उसके बाद उन आंखों में कोई हरकत नहीं हुई। समीर, सपना ने जोर से चिल्लाते हुए समीर को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। समीर उठ जाओ प्लीज़। यही लास्ट शब्द थे सपना के। लास्ट बार समीर की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद देखकर सपना के दिल में क्या गुजरी होगी। सपना ने पल भर में उन सब लम्हों को याद किया। समीर के साथ शादी के दिन से तलाक तक के इमोशन सारे सपना याद किए जा रही थी, रोई जा रही थी। हमेशा मेरे लिए जीते रहे आप, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे भी आपके लिए जीना है, आपके बिना नहीं जी सकती, प्लीज़ उठ जाओ, सपना रोते हुए बोली। नेहा भी सपना को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद भी रो रही थी। विराज और नीरज सपना को उठा के समीर से अलग करके कोशिश कर रहे थे, मगर जितनी ताकत से सपना ने समीर को पकड़ा था, कोई उनको अलग नहीं कर पा रहा था। जितनी बार सपना को समीर से दूर करते, वो फिर से समीर की शरीर से लिपट जाती थी। दुल्हन के जोड़े में अपने पति के सामने शादी के ही दिन किसी और लड़के के लिए इतना रोना साफ जाहिर करता था कि सपना भी समीर से प्यार करती थी, मगर समझ नहीं पाई खुद को। लेकिन अब क्या हो सकता था, जो होना था हो गया। नेहा आखिरी बार समीर को उठाने के लिए चिल्लाई, समीर प्लीज़ उठ जाओ, सपना की शादी है, उसको लेकर जाना है शादी में। समीर हड़बड़ा कर उठा और उठते ही अपने गालों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं जिंदा हूँ। सपना कहाँ है, शादी हो गई क्या? क्या उटपटांग बातें कर रहे हो? नीरज को फ़ोन आया था, वो वहाँ तैयार बैठे हैं, ब्यूटी पार्लर वाले सपना को तैयार कर रहे हैं और आप अभी तक सोए हो? और ये पसीना पसीना सपने में भी फाइट कर रहे थे क्या? नेहा बोली। हे भगवान, इतना बुरा होता है मरना, बाप रे बाप। समीर बड़बड़ाया, एक मिनट, क्या बोले? उठते ही पूछा, आपने मैं जिंदा हूँ, मरना इतना बुरा? क्या सपना देखा? और पसीना तो देखो जरा, मेरे पापा का तकिया भी भिगा दिया सारा। मैं अभी आया 5 मिनट में, समीर बोलकर भागता हुआ गाड़ी की तलाश में गया। लेकिन जा कहाँ रहे हो? नेहा चिल्लाई, मगर समीर बिना बताए भाग गया। अरे मोबाइल तो लेते जाओ, नेहा फिर चिल्लाई, मगर समीर जा चुका था। नेहा सपना के पास गई, समीर उठा नहीं अभी तक? सपना ने पूछा। सारी बात बताई कि बड़ी मुश्किल से उठाया, पसीना पसीना हो रखा था, जीने मरने की बात करता हुआ भाग गया, मोबाइल भी घर छोड़ करके गया है, पता नहीं कब तक आएगा, नेहा बोली। क्या कुछ नहीं बताया? सपना ने पूछा। सपना को बहुत टेंशन होने लगी थी। अरे टेंशन मत ले, कुछ काम से गया होगा। और तुम क्यों टेंशन ले रही हो? दोस्त ही है, दूल्हा नहीं जिसके भागने से तुम्हारी शादी रुक जाएगी, नेहा बोली। सपना के पास कोई जवाब नहीं था, ना वो नेहा को समझाना चाहती थी कुछ।
उसका फ़ोन यहीं है क्या? सपना ने पूछा। हाँ, मेरे पापा के कमरे में है, नेहा ने बताया। ला दे यहाँ प्लीज़, सपना बोली। नेहा लेने गई, कितनी कोशिश की पैटर्न खोलने की कि नहीं खुला। क्या करोगे, इसमें लॉक है ये तो, नेहा ने कहा। अपना नाम का पहला वर्ड डाल, सपना बोली। ओहो, तो अभी भी आपका नाम ही है यस, लेकिन मैं किसी का पर्सनल फ़ोन नहीं छेड़ती। ये लो, तुम ही करो गलत काम, नेहा बोली। सपना ने पैटर्न में यस डाला और लॉक खुला। लॉक क्या खुला, पुराने यादों का पता ही खुल गया। सपना और समीर की एक सेल्फी होम स्क्रीन पर वॉलपेपर लगी थी, जिससे समीर ने अपना चेहरा थोड़ा फुलाया था और सपना ने जीभ बाहर निकाल कर सरप्राइज पोज बनाया था। उस दिन समीर और सपना झील गए थे और उन्हें स्विमिंग पूल में डुबकियां भी मारी थी। फोटो में सपना के बाल भी गीले थे और समीर भी पूरा भीगा था। सपना के भीगे बाल गाल पर चिपके थे और जीभ बाहर निकालकर पोंछ दिया था और समीर ने मुंह फुलाया पोंछ दिया था, लेकिन फ़ोटो बड़ी ज़बरदस्त आ गई थी। जब ये फ़ोटो खींची तो सपना ने फ़ोटो डिलीट करने को बोला, जो कि समीर ने नहीं किया। उसने मना कर दिया। गुस्सा होकर सपना नाराज़ हो गई थी। फिर समीर ने मनाने के लिए बोल दिया कि डिलीट कर दिया है। आज पता लगा कि उसने तो डिलीट ही नहीं किया था। फिर उसने डरते डरते गैलरी में प्रवेश किया ही था कि समीर ने आवाज़ लगाई, तैयार हो गए हो तो आ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। लो आ गए समीर, तुम्हें टेंशन हो रही थी, नेहा सपना से बोली। सपना गैलरी में कुछ देख ही नहीं पाई। उसने फ़ोन जल्दी से लॉक किया और नेहा को पकड़ाते हुए बोली, उसे दे देना। दोनों बाहर जाते हैं। समीर एक गाड़ी लेकर आया था जिसे फूलों से सजाया गया था, जैसे सपने में देखा था। पूरी कोशिश की थी वैसे ही करके, सपना के चेहरे पर वैसी ही स्माइल लेने की। वाओ अमेजिंग, नेहा बोली। क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह ये सब करने की? और किसकी गाड़ी है ये? सपना बोली। समीर बस सपना को देखे जा रहा था, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। अपनी शादी में ढंग से देख नहीं पाया था बेचारा। बहुत सुंदर लग रही हो इन कपड़ों में, समीर सपना से बोला। और मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी तो तारीफ की ही नहीं आपने, नेहा बोली। अरे आप भी यहीं खड़ी हो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। एक बेतर्क जोक सुनाकर समीर खुद हंसने लगा, मगर वो दोनों नहीं हंसे। तो समीर को अचानक लगा जैसे उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। वो एकदम रुक गया। उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि उसे ऐसा महसूस हुआ है कि ये क्यों नहीं हंसे। मैं अकेले हंस पड़ा। अब सपना और नेहा दोनों हंस पड़ी। शायद उन्हें समीर की बात थोड़ी देर में समझ में आई। समीर ने रात को अपने फटे कपड़े उतार कर नेहा के पापा के पहने थे। कुछ अजीब सा लग रहा था समीर। यहाँ से सीधे जाकर राइट ले लेना, सपना बोली। लेकिन होटल तो लेफ्ट है, नेहा बोली। कुछ खरीदना है, सपना बोली। अब क्या खरीदना है? ये दुल्हन के जोड़े में कौन सी दुकान पर जाएगी, नेहा बोली। बस यहीं यहीं रोक दो। सपना ने गाड़ी रुकवाई एक कपड़े के शोरूम के बाहर और नेहा को समीर के साथ शोरूम में भेजा उसे कपड़े दिलाने के लिए। उसकी जीत के आगे भला नेहा और समीर की कहाँ चलने वाली थी। दोनों गए, एक जोड़े जीन्स कमीज़ खरीद लाए। गाड़ी में बैठे और सपना को जीन्स कमीज़ दिखाई। सपना ने जीन्स कमीज़ को नापसंद कर दिया और नेहा को गाड़ी में बिठाया, खुद चली गई। तुम चलो मेरे साथ, कपड़े लेने भी नहीं आते हैं, ये पहनोगे मेरी शादी में तुम, सपना बोली। मेरी शादी नहीं हो रही है जो अच्छे अच्छे पहने, ठीक तो है, इनमें क्या खराबी है, समीर बोला। एक डमी में लगे कोट पैंट की तरफ इशारा करते हुए सपना बोली। इस टाइप के लेंगे, थोड़ा कलर चेंज दिखाना भाई। दुकानदार ने सारे कलर आगे रख दिए। सपना एक करके सारे कलर चेक कर रही थी, उसके गर्दन के पास रखकर। आपके पति पर हर कलर खिल रहा है मैडम, कोई भी ले लो, एक सेल्समैन बोला। जी, लेकिन कोई यूनिक से कलर देखना है, सपना बोली। यूनिक सा लड़का देखा तो भागने से पहले कलर डिसाइड कर लेते मैडम, अब तो मुहूर्त निकल रहा होगा, कोई सा भी ले लो, सेल्समैन बोला। सेल्समैन अजीब ढंग से पेश आ रहा था। आप अपने काम से काम रखेंगे तो बेहतर रहेगा, समीर ने समझाते हुए कहा। काम से काम ही रख रहे थे, मगर ऐसे आइटम नज़र आ गए, फिर काम में मन किसका लगेगा, सेल्समैन बोला। समीर ने मुट्ठी कसी और एक लंबी सांस खींचते हुए खुद के गुस्से को काबू में रखते हुए बोला, बहन है आपकी, ज़रा ढंग से बोलो, सभी कस्टमर से ऐसी बातें करते हो क्या? कहाँ, सब इस जेंट्स शोरूम में अपनी हुस्न की मल्लिका को लाते हैं, कभी कभी दीदार होता है ऐसे कस्टमरों का, सेल्समैन बोला। समीर ने गले में आ गए थूक के साथ गुस्सा निकला और सपना का हाथ पकड़ा और बाहर को चले गया। अरे कुछ खरीद भी लो, खरीदने आए थे या सिर्फ आइटम दिखाने आए थे, तीनों सेल्समैन इकट्ठे बोले। समीर बाहर जा रहा था और उसे लगातार गुस्सा दिलाए जा रहे थे। सपना को गाड़ी में बिठाते हुए समीर बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। समीर गाड़ी लॉक करके शोरूम के अंदर को चला गया। भागते हुए, समीर प्लीज़ बाहर आओ, समीर प्लीज़, सपना दरवाज़ा खोलते हुए बोली, मगर दरवाज़ा नहीं खुला।
क्या हुआ, वो दोबारा अंदर क्यों गए? नेहा ने पूछा। सपना उसे सारी बात बताने लगी। दूसरी तरफ वो तीनों सेल्समैन बात कर रहे थे। मेरी इतनी मस्त बीवी होती, मैं उसे घुमाता फिराता और चुप हो जाता है। बाकी के दो बोले, और क्या, शर्मा गए? बोलो ना, और क्या करते? पहला डरते हुए, वही जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने समीर को सामने खड़ा देख लिया था। बाकी के दो उसकी डर की वजह से जानने पीछे मुड़े। 10 मिनट बाद समीर ने एक बहुत सुंदर कमीज और पैंट लिया और बस बाहर से कोट पहनना है। एक सेल्समैन टाई पहना रहा है, एक सेल्समैन घुटने के बल अपने घुटने में समीर के पैर रखकर जूते साफ कर रहा है। अब समीर बाहर को निकला। सपना और नेहा कब से समीर के बाहर आने का इंतजार में बैठे थे। उन्होंने देखा समीर आ रहा है और उसके पीछे वो तीनों आए। एक के हाथ में कोट था तो एक के हाथ में एक साफ तौलिया। एक ने पहले आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला, दूसरे ने कोट पहना और तीसरे ने फिर उसी स्टाइल में जूते को साफ किया। समीर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ा दूर से नेहा और सपना ने दोबारा उन सेल्समैनों की तरफ देखा तो वो उसी तौलिए से अपना पसीने से भरा मुंह पोंछ रहे थे, जैसे बहुत बड़ी मुसीबत टल गई हो। ये सब क्या था? सपना बोली। उनका डर था। उनको अपनी जान प्यारी है, क्योंकि आइटम नहीं, समीर बोला। गाड़ी ने रोक लिया होटल का। होटल के बाहर से ज़ोर से ब्रेक की आवाज़ आई और गाड़ी रुकी। सपना को गाड़ी से उतारा। एंट्री वैसी ही हुई जैसे समीर ने सपने में देखा था, स्लो मोशन में। बस सपना ने समीर का हाथ नहीं पकड़ा था। अंदर पहुंचे हाल में शहनाई बजने लगी और दूल्हे के रूप में नीरज ने मुस्कुराते हुए अपनी चांद सी दुल्हन की तरफ देखता है, जो बहुत परेशान सी थी। शायद किडनैपिंग को लेकर परेशान होगी, नीरज ने सोचा। विराज की नज़र अपनी फूल सी बहन पर पड़ी और फिर नेहा पर नज़र पड़ी, जिस पर गर्व महसूस हुआ कि ये मेरी होने वाली बीवी है, जो अपने पति की मुश्किल को अपने सिर पर ले लेती है। समीर ने विराज को बता दिया था। नेहा ने मेरे कहने पर वो ड्रामा किया था। उसके बाद समीर पर विराज की नज़र पड़ी। ये वही शख्स था जिसने तलाक दिया उसकी बहन को और उसके हाथ से उस दिन मुक्के भी खाए। इतनी बेइज्जती सहन की उसके बाद भी जब सपना मुश्किल में थी तो अपनी जान जोखिम में डाल दी। दिल तो करता है कि एक सैल्यूट दूँ, मगर क्यों दूँ? मेरी बहन को तलाक दिया है और उसे परेशान भी करता था ससुराल में। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर ये परेशान करता था तो सपना को बचाने क्यों आया? विराज सोच रहा था। ये भी हद करता है यार, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने की सारी हद पार कर दी इसने। नीरज ने समीर की तरफ देखकर सोचा। लड़का बुरा नहीं था, पता नहीं तलाक की वजह क्या थी। ये वो लड़का है जिसने सपना को जीते जी मार डाला था। ये वो लड़का है जो सपना को मरते मरते बचा लाया। उमा भी सोच रही थी कि समीर की तरफ देखकर कितना अच्छा दामाद मिला था। पता नहीं इन दोनों की अकल में क्या पत्थर पड़ा जो इन्होंने तलाक ले लिया। बुरा लड़का नहीं, इसके मम्मी पापा होंगे। सुरेश भी समीर की तरफ देखकर सोच रहा था, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इन्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं यहाँ आ गया। मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, समीर ने सोचा और वापस जाने लगा। सपना ने समीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो? बस मैंने अपना वादा पूरा किया। नीरज को उसकी दुल्हन और विराज को उसकी बहन ला दी। अब मेरा क्या काम? समीर बोला। मेरे लिए प्लीज़ रुक जाओ, सपना ने कहा। नेहा विराज के पास जाकर कहती है, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, विराज बोला और गले से लगा लिया। नेहा फिर बोली, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अरे मुझे सब बता दिया समीर ने, विराज फिर बोला। सब कुछ बता दिया? नेहा ने फिर पूछा। हाँ, अब मुझसे कुछ छिपा नहीं है। विराज नेहा को कस कर पकड़े था। अब छोड़ भी दो, मैं भाग नहीं रही। सबके सामने पागल हो तुम, नेहा बोली। दुल्हन को मंडप पर लाया जाए, पंडित जी बोले। दुल्हन को नेहा मंडप तक लेकर गई। सपना नीरज के बगल में बैठी और फिर समीर की तरफ देखा। समीर के मायूस हुए चेहरे की तरफ जब भी सपना देखती वो अचानक खिल जाता और मुस्कुराने की कोशिश करने लगता। अब शादी की रस्में शुरू होने लगी थी। सपना की बेचैनी बढ़ रही थी। ना जाने उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जिस खुशी के लिए पल का इंतज़ार चंद महीनों से किया था, वो पल खुशी का पल है ही नहीं। उसके मन में व्यथा थी। वो सोच रही थी कि कल रात समीर ऐसा क्यों बोला कि मैं अब शादी नहीं करूँगा। सपना ख्यालों में खोई खोई अग्नि में फूल पत्ते सी रस्मों के हिसाब से निर्वहन कर रही थी। वो पंडित जी को सुन नहीं रही थी, ना ही कुछ देख रही थी। उसे सुनाई दे रही थी तो वो बीते लम्हों की शैतानियाँ और गुजरे पल की तस्वीरें। नागिन डांस करूँगा आपकी शादी में। दुनिया वाले कहेंगे पति अपनी पत्नी की दूसरी शादी कितनी खुशी से कर रहा है।
ये आज के युग में मिसाल है। न्यूज़ रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे और तो और बड़े बड़े लेखक मेरी जीवनी लिखेंगे, सपना को चिढ़ाते हुए समीर बोला। आह, कद्दू करोगे डांस? उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा। प्लीज़ रोना मत, मुझे रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है, सपना बोली। तुम बच्ची, मैं क्यों बच्चा? शक्ल तो तुम्हारी देखने लायक होगी, सोचोगे कितना अच्छा पति था। मैं पागल थी जो तलाक दे दिया, हंसते हुए समीर ने फिर चिढ़ाया। अब ये अफवाह किसने फैला दी? कितना अच्छा पति? अपनी तारीफ अपने मुँह से, सपना ने करारा जवाब दिया। और कोई करता नहीं तो मुझे करनी तो पड़ेगी, समीर बोला। मैं फिर कह रही हूँ, उस दिन रोना मत। अगर रोना आए तो फिर मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें स्माइल डोनेट कर दूंगी, सपना बोली। तुम तो जैसे फूले नहीं समाओगी उस दिन, बात भी ऐसा कर देते हो। हाँ, अगर आपके पापा ने नागिन डांस नहीं करने दिया तो मैं शगुन का लिफाफा वापस ले जाऊंगा। पूरे 51 रुपये का नुकसान हो जाएगा, समीर बोला। बस 51 रुपये, सपना ने कहा। कन्या खड़ी हो जाए, पंडित जी चिल्लाए। सपना का ध्यान नहीं था, उसकी आंखों में यादों के चमकीले तोहफे थे जो धीरे धीरे बाहर को उमड़ रहे थे। उमा ने सपना को उठाया और फिर पंडित जी ने रस्म के अनुसार दूल्हा को अपनी रुमाल बिछाकर उसमें सपना को बिठाने का आदेश दिया। अरे रुमाल कहाँ छूट गया? नीरज ने जेब टटोलते हुए कहा। पंडित जी ने कहा, जी जजमान रुमाल बिछाइए। समीर देख रहा था कि नीरज लगातार जेब टटोल रहा है, रुमाल नहीं मिल रहा है। समीर ने अपने जेब से रुमाल निकाला और देखा रुमाल में खून लगा था, इसलिए वापस जेब में डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, आप ही अपना रुमाल दे दो, इनके पास तो नहीं है, गाते हुए पंडित जी बोले, जिन्होंने समीर को जेब से निकालकर वापस डालते हुए देख लिया था। समीर ने हैरानी से पूछा, जी थोड़ा गंदा है। कोई बात नहीं, ले आओ, हमने रस्म ही करनी है, पंडित जी बोले। समीर ने विराज की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद उसके पास अच्छा रुमाल होगा, मगर नेहा और विराज को कानाफूसी से फुर्सत नहीं थी। समीर ने अपना रुमाल पकड़ाया नीरज को। नीरज ने रुमाल बिछाई और सपना को उसमें बैठा दिया। समीर ने सपना की तरफ देखा तो उसके मोती समान आंसू उसके काजल को फैलाते हुए अपने लिए रास्ता बनाकर नीचे को आ रहे थे। सपना ने पलकें उठाई और पाया समीर उसी को नम आंखों से देख रहा था और अचानक सपना की नज़रें उससे मिली तो फिर उसने फिर से नज़र फेर ली। सपना को आज ऐसा लगने लगा था कि उसकी शादी नीरज से क्यों हो रही है, जिसको सिर्फ उसने ऑनलाइन प्यार किया था, ऑनलाइन वादे किए थे, जिसने सच्चे दिल से प्यार किया, जिसने हर पल इज्जत दी, जिसने मौत की भी परवाह नहीं, जो 6 घंटे के रास्ते को 3 घंटे में तय करके खुद की गाड़ी को इतनी गंदी हालत करके आया था, उससे कैसे वो अलग हो सकती है। सपना को एक बार फिर इंतज़ार था कि काश नीरज शादी से मना कर दे या विराज उनकी शादी रोक ले, क्योंकि समीर से उसे ये उम्मीद नहीं थी। समीर चाह कर भी उसकी शादी नहीं रोक सकता था और सपना भी मजबूर थी, क्योंकि जिसके लिए उसने तलाक दिया था, जिसके लिए उसने समीर को धोखा दिया था, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी जंग लड़ी थी, उससे शादी के लिए कैसे मना कर सकती थी भला। और नीरज भी तो उसके लिए ही हमेशा रुका था और अभी तो समीर के मम्मी पापा भी मान चुके थे और अब मंडप में मना करना नीरज का दिल तोड़ सकती थी और उसके मम्मी पापा की बेइज्जती भी होती। इसी कसमकस में सपना चुप थी। वहीं दूसरी ओर समीर की कसमकस। समीर नहीं चाहता था कि सपना ने जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, जिसके लिए उसे 6 महीने साल लगने लगी थी, मेरे बगल में बैठकर जिससे वो फ़ोन पर बात करती थी कि बस कुछ महीने की बात है, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, उसे भला उस इंसान से कैसे अलग कर दूँ। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सपना। शायद इस जन्म में तुम नीरज की हो, समीर ने सोचा। काश मैं कुछ कर पाती, सपना सोच रही थी। अगर मुझे पहले एहसास होता तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ तो तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करता, समीर ने सोचा। मैं तुम्हें नहीं समझ पाई और तुम मुझे, सपना ने सोचा। दोनों की सोच जारी है और रस्में भी, और अभी जो गाना दोनों के मन में चल रहा है वो वही है जो उस दिन गाड़ी में चल रहा था। ना तुम हो बेवफा, ना मैं भी हूँ, फिर भी हैं हम जुदा, मैं क्या कहूँ, ना जाने वक्त की मर्जी है क्या, क्यों है मिली ये दूरियाँ। अचानक सपना डूबी सोच से बाहर निकली जब पंडित जी बोले, वर और वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। सपना ने उठने से पहले उम्मीद भरी आंखों से समीर की तरफ देखा। समीर की आंखों में मजबूरियां साफ झलक रही थी। अभी समीर ने सपना की आंखों में कुछ अधघुले से एहसास पाए। उन नटखट आंखों में पहली बार एक गहरा अंधेरा था। शायद वो चाहती ही नहीं थी कि शादी करना। दूसरी तरफ समीर की आंखों में सपना का वो गम दिख रहा था, जिसकी
उसे उम्मीद थी, जुदाई का गम। दोनों ने ज़िंदगी में पहली बार आंखों से बात करने की कोशिश की थी और एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। अब नीरज और सपना दोनों खड़े हुए। फेरे की विधि का शुभारंभ हुआ। पंडित जी बोले, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ 7 जन्म रिश्ता निभाने की कसम अग्नि को साक्षी मानकर लेते हैं। हर फेरे में एक वचन दिया जाता है और 7 फेरे लिए जाते हैं। अब मैं मंत्र का उच्चारण करूँगा, आप दोनों फेरे लेंगे। दोनों पहले फेरे के लिए घूमते हैं। अभी तक सपना की आंखें रो रही थी, लेकिन अब होठ में भी कंपन शुरू हो गई। हर कोई भी देख पा रहा था कि सपना रो रही है। अरे अभी विदाई में वक्त है, अभी कहाँ रोने लगी, एक रिश्तेदारी में भाभी बोली। सब फूल डाल रहे थे। सपना और नीरज ने एक फेरा पूरा किया और अब पंडित जी उस फेरे में लिए वचन के बारे में विस्तार से बताने लगे। सपना ने समीर की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं था। वो बाहर दरवाजे के पास जाता दिखाई दिया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे खुद को सपना के पास ही छोड़कर जा रहा हो। सुध-बुध खोया सा समीर हॉल की सीढ़ियाँ उतरते हुए चले जा रहा था। विराज की भी अचानक नज़र पड़ी तो वो दौड़ कर गया और समीर को वापस लाते हुए उससे बोला, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? देखो ना, तुम्हें दिखाने के लिए तो शादी इतनी जल्दबाजी में करा दिया। क्या कह रहे थे? कोई नहीं करेगा मेरी बहन से शादी। वो देख, मेरी बहन फेरे लगा रही है। समीर की आंख में कुछ आंसू आए थे। उन्हें पोंछते हुए बोला, बधाई हो आपको, आप जीत गए हो, मैं हार गया हूँ। तुम हार गए हो, लेकिन मैं जीता नहीं हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों हार गए, जीता कोई नहीं। तुम मुझसे नहीं हारे हो समीर, तुम खुद से हार चुके हो। तुम कायर हो। तुम्हें आता है तो बस मारना, पीटना, गुस्सा दिखाना। तुम्हें प्यार जताना नहीं आता है, विराज बोला। नीरज और सपना दूसरा फेरा भी लगा चुके थे। उन्होंने विराज और समीर की बहस सुनी और तीसरे चक्कर में थोड़ी रुके। सुरेश विराज को रोकते हुए बोला, क्या ड्रामा है बेटा, शादी होने दो, क्यों इसको कोस रहे हो? सपना की जान बचाई है उसने, वो तो बस शादी चुपचाप देख रहा है। देखने दो। कैसे देखने दूँ चुपचाप? नहीं पापा, इसने मेरी बहन सपना की जान नहीं बचाई, विराज गुस्से में बोला। ये क्या बचपना है बेटा, सब जानते हैं समीर ने बचाई, सुरेश बोला। नहीं पापा, इसने मेरी बहन की नहीं, अपनी तलाकशुदा बीवी की जान बचाई। इसने शादी करके भी दुख दिए, तलाक देकर भी दुख दिया और अब दूसरी शादी करा के भी उसे दुख ही किया है। देखो सपना रो रही है, उसकी वजह ये है, विराज बोला। मामला गंभीर होता जा रहा था, मगर किसी को समझ नहीं आया विराज कहना क्या चाहता है। शुभ मुहूर्त में विघ्न, शिव शिव शिव, पंडित जी बोले। लेकिन बात क्या है? नीरज ने पूछा। विराज ने नेहा, समीर, सपना और नीरज को एक कमरे में ले गया। बाकी सबको बाहर वेट करने को कहा। कमरे में 5 लोग हैं। नीरज, जो सपना का दूल्हा बनने की तैयारी में है, जो सपना से प्यार भी करता है और वो भी बहुत ज़्यादा। समीर, जो सपना का तलाकशुदा पति है, जो सपना से प्यार करता है। कितना करता है आप जानते ही हो। सपना, जिसे 2 में से एक को चुनना करना है, जबकि उसे पता है दोनों में से एक का दिल जरूर टूटेगा। एक उसका पारिवारिक प्यार था जो कि शादी के बाद हुआ और धीरे धीरे, जिसकी खबर उसे खुद नहीं हुई। दूसरी तरफ एक उसका प्यार वो था जिसे वो शादी के सपने देखती थी। नेहा, जो जानती थी कि सपना के दिल में नीरज के लिए कुछ तो है और नीरज के दिल में क्या है उसे 100% पता। विराज, जो आज अपनी बहन का वकील और जज बन गया था। यहाँ क्यों ले आए, बात क्या है? नीरज ने पूछा। मुझे लगा जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ले लिया है हमने, एक दूसरे की अनुपस्थिति में, बिना सलाह मशवरा के, विराज बोला। कैसा गलत फैसला? हम शादी के बाद भी उस पर चर्चा कर सकते, अभी ज़रूरी है क्या? नीरज बोला। फिर क्या फ़ायदा चर्चा करने का? नेहा बोली। सपना और समीर चुप थे और इंतज़ार कर रहे थे एक दूसरे का कि वो कुछ बोले। मैं और सपना एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम सालों से शादी के सपने देख रहे हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बोलो ना सपना, तुम चुप क्यों हो? नीरज बोला। मैं जानता हूँ, तभी तुम्हारी शादी तय करने से पहले किसी की नहीं सुनी। लेकिन मैं सपना से एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या वो नीरज से शादी करना चाहती है? विराज ने सपना से पूछा। सपना मौन थी। और किससे शादी करेगी वो? जब वो दोनों राजी हैं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? समीर बोला। तुम तो चुप ही रहो, मुझे पता है तुम खुद कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हारी दिल की बात तो अभी मैं बताऊंगा, बस एक बार सपना से पूछ लो, विराज बोला। सपना लगातार रो रही थी। उसके लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली बात हो गई थी। उसको फैसला लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब जब उस पर जोर
किया गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी और नीरज को गले से लगाकर लगातार रोने लगी। नीरज के सीने में सिर रखकर सपना रो रही थी। नीरज उसके सिर को थपकी दे रहा था। समीर, सपना और नीरज की कहानी में ऐसा मोड़ आ गया। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। समीर ने अब तैयारी कर ली थी बाहर जाने की, क्योंकि सपना ने चुन लिया था जिसे उसने चुनना था। सॉरी नीरज, सपना ने नीरज को गले लगाकर कहा। कोई बात नहीं सपना, नीरज बोला। मैंने कभी प्यार को समझा ही नहीं। प्यार क्या होता है, प्यार के एहसास क्या होते हैं। मैं बस अच्छी अच्छी बातें करने को ही प्यार समझती रही। हमेशा प्यार शब्दों में ढूंढती रही, जबकि प्यार शब्दों से ज़्यादा एहसास में मायने रखते हैं, सपना बोली। नीरज ने फिर उसे थपकी देते हुए कहा, अब समझ गई हो, चलो जल्दी शादी करते हैं, आ जाओ, मुहूर्त निकल रहा है। मैं तुमसे नहीं, समीर से शादी करना चाहती हूँ। उसी ने मुझे निःशब्द प्यार किया, बिना लफ्ज़ों के सहारे, बिना किसी स्वार्थ के। मैं बस आखिरी बार तुमसे गले लगना चाहती थी, जी भर के रोना चाहती थी, सपना बोली। नीरज के लिए वक्त जैसे ठहर गया हो और वो भी उस वक्त के साथ अपने कदमों को वापस खींच लेता है। अचानक नीरज के चेहरे में गम के बादल छा गए। उसको हजारों बादलों की गर्जन सी लगी सपना की बात, और एकदम से सपना को खुद से अलग करते हुए उसने दोनों बाजू को पकड़कर हिलाते हुए बोला, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, मुझे प्यार हो गया है समीर से। कैसे, कब, क्या मुझे नहीं पता, मगर उनकी आदत हो गई है मुझे। उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, सपना बोली। और मैंने जो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया, मेरी वफा का ये सिला दोगी? नीरज बोला। सॉरी बोलकर सपना ने अपना पल्ला झाड़ दिया। नीरज निशब्द हो गया। शायद उसकी परेशानी, उसका दर्द सिर्फ समीर ही समझ सकता था। समीर से उसका दर्द नहीं देखा जा रहा था, ये जानते हुए भी कि सपना के बिना वो खुद भी नहीं रह सकता। सपना समीर से गले मिलने लगी तो समीर पीछे हटते हुए बोला, ये अच्छा मजाक है, जब जिसके दिल से खेल लो, जब जिसका दिल तोड़ दो। और तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा पहला प्यार नीरज है। तुम नीरज की हो, उसी से तुम्हारी शादी होगी। ये शादी का बंधन है, कोई मजाक नहीं कि तुम शादी ही तलाक लेने के लिए करो। सपना को जैसे समीर तो बस समीर ही चाहिए था। वो ज़बरदस्ती समीर को गले लगकर रोने लगी, मगर उसके आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए समीर ने उसे फिर से खुद से दूर हटाया। विराज, संभाल लो अपनी बहन को, मैं इसे तलाक दे चुका हूँ, मैं नहीं करता इससे प्यार वार। समीर बोला, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे चाहते हो, पर कभी बोल नहीं पाते। सपना रोते हुए बोली। नेहा और विराज के समझ नहीं आया कि अचानक समीर को क्या हो गया, लेकिन नीरज समीर के इस व्यवहार से खुश हो गया। उसकी खोई उम्मीद वापस आ रही थी। देखा सपना, समीर नहीं करता तुमसे प्यार, नीरज बोला। दूसरी तरफ नीरज के मम्मी पापा और सपना के मम्मी पापा इंतजार करते थक गए, आवाज़ पर आवाज़ मार रहे थे, आ जाओ आ जाओ। 1 घंटा हो गया, ना जाने क्या हो गया है अब। आजकल के बच्चे भी सारे फैसले खुद लेते हैं। एक तो अचानक मेरे बेटे की शादी तय कर दी। क्या सपना देखते थे हम अपने बेटे की धूमधाम से शादी करेंगे? धूमधाम से तो हुआ नहीं, अब एक तलाकशुदा लड़की से हो रही है, ऊपर से लड़की के भाई के तेवर। नीरज के पापा ने कहा, माफ़ करना समधी जी, मुझे खुद नहीं पता विराज कब क्या करता है। सुरेश बोला, हे भगवान क्या कर रहे हैं ये पांचों? उमा बोली। तभी दूल्हा दुल्हन और नेहा, विराज और नीरज बाहर आए। सब लोग देखकर हैरान हो गए। नीरज के गले की वरमाला समीर के गले में थी और पांचों अंदर से आए। पंडित जी बिना ध्यान से दूल्हे को देखे बोले, समय की बर्बादी बहुत कर दी है आप लोगों ने। 2 फेरे हो गए थे, तीसरे से शुरू करेंगे। नहीं पंडित जी, फिर से फेरे शुरू करो। ये क्या मजाक है बेटा? सुरेश बोला। पापा, असली प्यार करने वाले जोड़े को अगर बंधन में बांधेंगे तभी तो पवित्र बंधन होगा, विराज बोला। पंडित जी आप शादी कीजिए, इनके सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ। और नेहा तुम एक काम करो, विराज बोला। हाँ बोलो, मैं अभी कर देती हूँ, क्या करना है? नेहा ने पूछा। एक तरफ सपना समीर की शादी हो रही है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, सपना और समीर दोनों खुश हैं। विराज नेहा को अजीब काम बताता है, समीर को कैसे मनाना। तुम उस कोने में जाकर सबको बताओ कमरे में उसके आगे क्या हुआ था। मैं तुम्हारे होने वाले सास ससुर को समझाता हूँ। चलिए सपना के शादी होने दीजिए, कोई नज़र नहीं लगाएगा, नेहा बोली। हुआ ये, जब समीर नहीं माना तो हमने उन्हें एक वीडियो दिखाई, जो कि मैंने तब बनाई जब मेरे घर से समीर चाय पीकर छत पर गया और मैं और सपना सो गए।
मेरी नींद खुली तो मेरे पास सपना नहीं थी। मैं छत पर गई तो उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आज दोनों अपनी दिल की बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। मेरा वहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं था। कोई देख लेता तो उनकी बात अधूरी रह जाती। इसलिए मैं अपना मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगाकर अपने कमरे में आ गई। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप अपना ख्याल रखना, समीर बोला, जो कि सपना की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, जो कि सपना को बुरा लगा। मेरा ख्याल रखने के लिए है ना नीरज, लेकिन जितना ख्याल आप रखते थे शायद वो नहीं रखे, मगर जिससे तुम्हारी शादी होगी बड़ी किस्मत वाली होगी, सपना बोली और वहाँ से नीचे को आ गई। शुक्र है उसने नेहा का मोबाइल नहीं देखा। समीर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, अगर वो मेरे जितना ख्याल नहीं रख सकता तो क्या ज़रूरी है उससे शादी करना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी, इसलिए तुम्हें तलाक दिया। तुम नीरज से शादी के सपने बुनती थी और मैं तुम्हारे हर सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक दिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकता, ना ही शादी कर सकता हूँ। अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार है और मेरे दिल को सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। बाकी आपकी मर्जी, आपका फैसला, मगर नीरज का भी दिल मत तोड़ना, उसने भी तुम्हारा इंतज़ार किया है। 2 दिल तुम्हें चाहते हैं, एक दिल तुमने चुनना है जिसमें तुम्हारी खुशी है। कहते हुए समीर ने पीछे मुड़कर देखा और जवाब की उम्मीद की, मगर सपना वहाँ से जा चुकी थी। उसे लगा कि वो कब गई और समीर भी चला गया। जब दोनों सो गए मैं अपना मोबाइल ले आई, मगर वीडियो देखने का टाइम नहीं लगा। फिर सुबह सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि ना खुद देख पाई ना सपना को दिखा पाई। आज देखा कि समीर और सपना दोनों के आँख में आंसू थे। दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाकर रो रहे थे, तो सोचा वीडियो देख लूँ। बस यही वीडियो थी जिसने समीर के दिल का राज खोला। और नीरज ने वीडियो देखी तो उसे लगा मुझसे ज़्यादा प्यार तो समीर करता है, फिर भी सपना को मुझे सौंप रहा है। इतनी हिम्मत है उसमें, इतना बड़ा दिल है उसका। नीरज भी तो सच्चा प्रेमी था, सपना को खुश देखना चाहता था। उसने अपनी मालाएं उतारी और समीर के गले में डाल दी और कहा, आपको मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि सपना का ख्याल रखना, आप खुद से ज़्यादा उसका ख्याल रखोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना इस चुड़ैल से। बोलकर नीरज हंसने लगा। कुर्बानी तो एक ने देनी ही थी, वो नीरज ने दी। नीरज के लिए सभी ताली बजाएंगे लास्ट में। अभी पंडित जी की सुनते हैं वो क्या कहते हैं। फिर मेरी और विराज की शादी का भी मुहूर्त निकलवाना है। शादी संपन्न हुई, वर और वधू अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी चिल्लाए। चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से क्यों नहीं बोल सकते हो। विराज बोला, पिछली बार आराम से बोला था तो आपके इन्हीं वर साहब ने 4 लड्डू एक साथ मेरे मुंह में ठूंस दिए थे और आप बोले थे थोड़ा जोर से बोला कीजिए। पंडित जी बोले। इतना सुनकर समीर ने 4 लड्डू लिए और पंडित जी के मुंह में ठूंस दिए। उस दिन के लड्डुओं की ताकत अभी तक है, मैं नहीं चाहता ये कम हो। सब हंसी के ठहाके लेने लगे। अब पंडित जी कुछ बोलते भी तो कैसे, बस मन ही मन सोचने लगे, भगवान करे ये तेरी लास्ट शादी हो। इसी तरह एक पवित्र बंधन में बंधकर ये प्यार का जोड़ा विदाई लेकर घर को निकल गया। एक बात बताओगे, सपना ने पूछा। पूछो, समीर ने जवाब दिया। कल कोर्ट चलेंगे। सपना बोली, क्यों, फिर से तलाक। समीर बोला, देखो तलाक को कितना बुरा लगेगा, शादी हमने 2 बार की और तलाक 1 बार, बेचारा तलाक बुरा मान जाएगा। अब दोनों हंसने लगे। आपको क्या लगता है अब इनको कोई टेंशन नहीं है। भाई टेंशन भी कभी ख़त्म हुई है, घर जाकर क्या बहाना लगाएंगे। लड़का बिना पूछे शादी करके आ गया और उसी से जिसे तलाक दिया था। मैंने सोचना छोड़ दिया। अब आगे की कहानी कमेंट करके बताओ कि विनोद और नीलम का क्या रिएक्शन होगा। प्लीज़ आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।